अदल बदल के बाद जिस तरीके से अब समय बीत रहा है और धीरे धीरे जो है जल स्तर कम होने की वजह से, अब देखिए एक बार गंडक नारायणी नदी में जो है वो 100 आया है। अब जो एसएसबी की जो टीम है वो लाइव बोटिंग के सहारे 100 लेके आ रहा है और भाई आपको लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो है लाइव बोट में एक 100 मिला है, जिसे 100 एसएसबी लेके आ रही है। ऐसे में जो सीमावर्ती इलाकों से निकलने वाली बड़ी नारायणी गंडक नदी है, वहाँ पे ये 100 मिला है। 100 को जो लेके जो है एसएसबी लाइव बोटिंग के जरिए लेके आ रही है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो लाइव बोटिंग से उतारा जा रहा है। अब इसके बाद जो है उसके ऊपर जो है वागे जो है वहाँ पे जो है वो 100 था, जिसके बाद बोटिंग के जरिए इसको घाट पे लाया गया है। अब इसके बाद जो है एसएसबी जो है पुलिस को सबूत करेगी और पुलिस जो है जाँच करने के बाद 100 का जो है वो डिटेल हम लोगों से साझा करेंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए आशुतोष द्विवेदी, महाराजगंज। नेपाल की त्रासदी के बाद कहीं न कहीं बिहार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ऐसे में अभी हम फिलहाल जो है गंगा नदी के किनारे खड़े हैं और गंगा नदी के किनारे की तस्वीर आप देखिए कितनी भयावह जो है स्थिति हो गई है। जो पुल है उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पुल, वो स्थिति देखिए कितना, जो पिलर है उसका वो पानी कहाँ तक आ चुका है। जरा इधर नज़दीक की अगर हम नज़दीक की ओर झाँके तो देखिए पिलर जो है, पिलर पानी का जल स्तर लगातार जो है बढ़ रहा है। हालांकि गंगा जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आप देखिए ये पूरा जो गंगा का इलाका है वो चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से नेपाल में त्रासदी हुई और वहाँ से जो पानी आना शुरू हुआ है। अभी जो जानकारी है गंडक फिलहाल जो है स्थिति सामान्य बनी हुई है गंडक के नारायणी नदी की तरफ, और कई जगह पे जो पानी डाइवर्ट हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति फिलहाल सामान्य है। लेकिन हम क्योंकि पटना के गंगा नदी को आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद वहाँ जो तमाम चीज़ें हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। तो गंडक का जो कह सकते हैं गंडक नदी, जो कह सकते हैं कि गंडक बराज, वो सारे फाटक 36 फाटक खोल दिए गए हैं और ऐसे में गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि आश्वासन दिया है कि जो भी स्थितियां बनती है उसके साथ है। अब धीरे धीरे जानकारी आ रही है कि काफ़ी स्थिति जो है नेपाल में स्थिति खराब है, लेकिन बिहार उस पर लगातार नज़र बनाए हुए है और तमाम जो तटीय इलाके हैं, सटे इलाके हैं, चाहे वो कह सकते हैं सुपौल हो, सहरसा हो, सीतामढ़ी हो, पश्चिमी चंपारण हो, तमाम जगहों पर अब पूरी तरह से जो प्रशासन अलर्ट है और ऐसे में तमाम स्थितियों पर नज़र रखी जा रही है। और जो फाटक है गंडक बराज के पास, जो फाटक है उसको पूरी तरह से खोल दिया गया है। लगभग 36 फाटक है, उसको पूरी तरह से खोल दिया गया है। लेकिन बिहार के पटना की राजधानी गंगा नदी के साथ साथ तमाम नदियों पर जो है सरकार की नज़र बनी हुई है और ऐसे में जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और तमाम जो कह सकते हैं कि ये जो छुट्टियां रद्द करने के साथ साथ जो तमाम ऑफिसर्स थे उनको 24 घंटे उन इलाकों में लगा दिया गया है और गंगा नदी पर भी नज़र रखी जा रही है। फिलहाल इक्का दुक्का जो आप नाव है वो देख रहे हैं। हालांकि यहाँ भी नावों का जो प्रचलन है इस पार से उस पार दीघा, उस पार से इस पार लाने के लिए वो बिल्कुल कह सकते हैं कि रोका गया है और ऐसे में धीरे धीरे गंगा नदी का पानी बढ़ भी रहा है। तो पटना के कह सकते हैं कि जलस्तर के साथ साथ प्रशासन तमाम उन इलाकों में सरकार ने पूरी सख्त हिदायत दी है कि पूरी नज़र बनाए रखी जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना या किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार रहे। सहयोगी सप्तऋषि के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर एक ट्रेनी विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो 4 सीटर विमान है ये हादसे का शिकार हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर बात मानी जाए तो ये विमान हवा में उड़ रहा था और अचानक अपना नियंत्रण खोने के बाद लड़खड़ाते हुए जमीन पर आ गिरा। इस जहाज में 2 लोग जो थे वो मौजूद थे, एक पायलट और एक को पायलट। इन दोनों लोगों की जो मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी। जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी यहां पर आए और उन्होंने आनन फानन में दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो डीजीसीए के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो डीजीसीए की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो जहाज है उसकी जाँच की जा रही है, तकनीकी जो चीजें हैं वो भी चेक करी जा रही है। वहीं डीजीसीए की टीम की अगर बात मानी जाए तो यहाँ से दिल्ली जो है इस पूरे घटना की जानकारी दी गई है और
कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली की भी एक डीजीसीए की टीम जो है वो यहाँ पर आएगी और जांच करेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जांच के बाद जब डीजीसीए की टीम जांच करती है तो जांच में क्या निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज इंडिया, कानपुर। मौजूद हूँ गाजियाबाद के शालीमार इलाके में। यहाँ सलाउद्दीन अपने मकान 200 गज के मकान के 100 गज में ये मकान बनाया जा रहा था, जहां पर जीडीए द्वारा यहाँ नोटिस पूर्व में दिया गया था और उसके बाद जब काम नहीं रुका तो इस निर्माणाधीन बिल्डिंग पर अब जीडीए का पीला पंजा जो है वो दिखाई दे रहा है। सलाउद्दीन खुद यहाँ मौजूद है और अपने सामने अपने जो मकान है उसकी टूटते हुए देख रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है जीडीए की? गुंडागर्दी है जीडीए की खुला। 100 गज के मकान में कोई कुछ होता ही नहीं है। दुनिया के सारे बनने हैं, पूरा शालीमार बना पड़ा है, पूरी इंडिया बनी हुई है पड़ी है। एक मुझे नक्शा दिखा दो 100 गज का। अगर जीडीए अगर कह रही है अनौतरा जाए, एक नक्शा दिखा दे मुझे 100 गज का। कोई मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, कुछ अपार्टमेंट बना रहा हूँ, फ्लैट बना रहा हूँ, 100 गज का रहने के लिए बच्चों के लिए अपने मकान बना रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 का 3 फ्लोर बना रहा था मैं जी। तो अभी बता रहे हैं कि बिना नक्शा पास कराए आपने बनाया है और पूर्व में भी नोटिस चिपकाया गया। नहीं, कभी नहीं चिपकाया। अभी तो 8 दिन तो सौदा प्लॉट बनते हुआ है कुल जी। हाँ, उस दिन जय साहब आए, बोले कि ऐसे बात है, हमने आज लेंटर मत डालना, तो हमने नहीं डाला। फिर बोले 2-3 दिन में देख लेंगे, रोड पे हमारा सारा सामान पड़ा, तो हम लेंटर डाला। और हमारा 2 नंबर का काम तो नहीं, कोई बताओ तो कम से कम। क्या आरोप लगा रहे हैं आप? पता नहीं, कोई गुंडा कर दिया। आपने क्या कहा? आपने बताया कि पैसे को लेकर कोई? हाँ, तो पैसे मांग रहे हैं, बस पैसे नहीं दिए हमने। कितने पैसे? 2 लाख रुपए लेंटर जी। हम इतने गरीब आदमी कहाँ से इतना देते हैं? हमने ज्यादा तुम्हें 20-25 हजार रुपए नहीं दिए, तब जाके ये आपकी कार्रवाई? हाँ जी, हाँ जी, ये आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, साफ तौर पर जिनका मकान है सलाउद्दीन का, उन पर एक ये बड़ी कार्रवाई जो है जीडीए की तरफ से की जा रही है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ ये फिलहाल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जो है वो चल रही है, जिसमें ये निर्माणाधीन बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। वजह ये थी कि ये बिना नक्शा पास कराए यहाँ ये निर्माण चल रहा था और उसी के बाद यहाँ पे पूर्व में भी यहाँ इन्होंने जीडीए की तरफ से यहाँ नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद अभी ये लगातार यहाँ इस मकान पर निर्माण हो रहा था और उसके बाद ये जीडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और पीला पंजे से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर गौतम बुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू की संख्या कितनी होगी है मरीजों की, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, जो कि गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ, बातचीत करने के लिए। सर, कितने केसेस अभी तक आ चुके हैं? अभी टोटल 165 केसेज है हमारे पास। सर, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ये देखिए, पहली चीज़ तो इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आप जानिए, ये H1N1 वायरस से होता है। मेनली ये वायरल डिजीज है, तो ये जैसे फैलने का मैटर आप समझ लीजिए कैसे फैलता है। जैसे छींकने से, खांसने से, ड्रॉपलेट से। अब मान लीजिए हमारी खांसने से यहीं पड़ जाए, मेज पर पड़ जाए, तो वहाँ पे हाथ रख के आदमी नाक पे पोंछ ले, चाहे इससे हो, तो इस तरह से ये फैलता है। तो इसको रोकने के लिए क्या है कि मेन चीज़ ये है कि आप जब भी छींकें या खांसें तो मुंह पे रुमाल लगा लें या टिश्यू पेपर रख लें, भीड़ भाड़ से बचें, डॉक्टरों की सलाह से ही दवा लें। वैसे कोई दवा न लें, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। बाकी जैसे जो भी सरफेस टच करें, हाथ को धो के, हैंड सैनिटाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी हो तो मास्क पहने, नहीं तो उतना कोई वो नहीं है, क्योंकि ये उतना इन्फेक्टिव नहीं है। इससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और 2-4 दिनों में ये करीब सही हो जा रहा है। सर, ये H1N1 जो इसको टेस्ट कराएंगे, क्या वो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है सभी में? हाँ, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, उसकी किट हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो सर, ऐसे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई आपने एडवाइजरी जारी की है स्टूडेंटों के लिए या आम जनमानस के लिए? जैसे मेन चीज़ एडवाइजरी यही है कि भीड़ भाड़ की एरिया में ना जाएं, और जैसे छींकना उकना हो तो मुंह पर मास्क उसको लगाएं, चाहे तो वो हैंकी रखें। फिर उसके बाद से डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, पौष्टिक भोजन करें। बाकी यही सब सारी जानकारियां हैं। सर, इसके कुछ सिम्टम्स कुछ ऐसे अगर किसी को हो तो डायरेक्ट कहाँ पर आके सीधा संपर्क करें? जैसे अब सीवियर सिम्टम, जैसे बहुत तगड़ा सांस फूलना, चाहे वोमिटिंग होना, चाहे हेडेक होना, चक्कर उक्कर आना, तब आके डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आए, यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास 20 बेड की इमरजेंसी है, ICU है।
तो ये थे हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर आपको स्वाइन फ्लू जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो सीधा आप अस्पताल आएँ। कैमरा पर्सन गौरव के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन का गठन हो चुका था और इस गठन के बाद 2 दिन बैठक भी चली, लेकिन अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी हां, नितिन नवीन ने पहली बार राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय महासचिवों से आगामी प्रोग्रामों को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के जो 25 साल हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई कि आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि 17 सितंबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होता है। लगातार कार्यक्रम चलेंगे। इसके साथ ही देखिए कई राज्यों में चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, गोवा की बात करें, पंजाब की बात करें, इन राज्यों में चुनाव है। राष्ट्रीय महासचिव जो हैं किस तरीके से क्या कुछ कार्यक्रम करेंगे, सरकार के कार्यक्रमों को संगठन के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना, लोगों की समस्याएं सुनना, और इसके अलावा जो एक चुनावी ज़मीन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, गोवा में हो, इसके साथ ही चाहे पंजाब में हो, इन तमाम राज्यों में चुनावी ज़मीन को मजबूत करना, बूथ लेवल तक कार्यक्रम चलाना और कार्यक्रमों के ज़रिए सरकार को मजबूत करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा ढांचा तैयार करना जो कि बीजेपी के लिए विजय पताका जो है वो लहराए। हालांकि अब ये देखना होगा कि नितिन नवीन की जो बैठक थी आज राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में, ये महासचिवों की बैठक, ये कितना ज़्यादा असरदार साबित होगी और क्या ये मिशन 2027 जो है इस रण को साध पाएगी। कैमरा सौरभ के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन जो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, उससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बसों में बहनों की यात्रा फ्री कर दी है, यानी निःशुल्क कर दी है। आज सुबह 26 अगस्त से यह यात्रा शुरू हो चुकी है, जो 29 अगस्त की रात 12 बजे तक निःशुल्क होगी। मैं इस वक्त हूँ लखनऊ के एक बस अड्डे पर, जहाँ पर बसों का तमाम आना जाना है, और आइए हम रियलिटी चेक करते हैं कि आखिरकार सरकार ने जो वायदे किए थे या जो निर्देश दिए हैं परिवहन विभाग को, क्या वो निर्देश पूरे किए जा रहे हैं। यह है अवध बस डिपो की बस, और आइए हम अंदर बस के अंदर चल के इस बात की तस्दीक करते हैं कि आखिरकार जो बहनें अंदर सफ़र कर रही हैं वो क्या निःशुल्क हैं, या फिर उनके साथ जो सहयात्री की भी बात की जा रही थी वो सहयात्री यहाँ पर साथ में चल रहे हैं नहीं। सबसे पहले एक बार ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। लबालब पूरी बस भरी हुई है, सारी सीटें भरी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और इसमें दोनों हम लोग बैठे हुए हैं, महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं, सब बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम रूबरू होंगे यहाँ के परिचालक से जानना चाहेंगे कि क्या निर्देश दिया गया है आपको, क्योंकि आज सुबह से निःशुल्क बस यात्रा की बात की जा रही थी महिलाओं को लेकर। 29 से चल एक सहयात्री का टिकट फ्री निकालना है। हाँ। ये कब तक चलेगा? ये 3 दिन तक चलेगा। आज सुबह से इसका पालन होने लगा? हाँ, सुबह से पालन हो रहा है। तो ये परिचालक है, इन्होंने बताया कि ये निर्देश दे दिया गया, इसका पालन होने लगा है। चूँकि महिला यात्री, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रही हैं आप? अयोध्या जा रहे हैं। अच्छा, राखी बांधने जा रहे हैं? हाँ। आपका टिकट कटा कि नहीं कटा? अभी टिकट अब नहीं कटा। टिकट नहीं कटा। आपको पता है ना कि निःशुल्क यात्रा चल रही है? हाँ, चल रही। अच्छा, आपके साथ भी और कोई है? अच्छा, आप अकेले जा रहे हैं। तो फिलहाल बस जब चलेगी तब टिकट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आप भी जा रहे हैं राखी बांधने? यस सर, बस्ती जा रहे हैं। ये निःशुल्क यात्रा शुरू? बिल्कुल, और बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है सरकार ने। ऐसा हर फेस्टिवल पे होना चाहिए, ना कि बस राखी पे। हाँ, जिससे जो अगर मजबूर है, नहीं जा सकता घर, वो जा सकता है आराम से। अगर ऐसी सेवाएं आगे भी चलेंगी हर फेस्टिवल पे। आपके साथ भी कोई है? नहीं, मैं अकेले हूँ। आप अकेले हैं। तो आप अकेले हैं, यात्रा कर रहे हैं। हालांकि एक सहयात्री भी इनके साथ निःशुल्क यात्रा कर सकता है। फिलहाल और भी आप देख सकते हैं पीछे तमाम ऐसी महिलाएं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ सहयात्री हैं कि नहीं हैं। आप भी जा रहे हैं, राखी बांधने जा रहे हैं? हाँ, टिकट कटा आपका कि नहीं कटा? अभी नहीं। पता है ना कि टिकट जो है निःशुल्क हो गया? हाँ, पता है। आपके साथ भी कोई है कि अकेले हैं? नहीं, अकेले हैं। अच्छा, अकेले हैं। हालांकि सरकार ने बड़ी योजना की थी कि आपके साथ सहयात्री भी चल सकता है एक। तो हम इस वक्त दूसरी बस में सफ़र कर रहे हैं। सीतापुर डिपो की ये बस है, हो सकता है सीतापुर से लखनऊ आ रही है। यहाँ पर भी कुछ महिला यात्री बैठी हैं, आप देख सकते हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से यात्रा करके आ रही हैं? सीतापुर से। सीतापुर से। टिकट कटा आपका कि नहीं कटा? नहीं, जीरो टिकट। आपके साथ भी कोई है? हस्बैंड है। इनका टिकट लगा? नहीं, जीरो।
0 लगा। क्या कहेंगी ये योजना जो है? बहुत ही अच्छी सेवा है योगी जी की। योगी जी की अच्छी सेवा है, इसका हम लोग लाभ उठाते हैं यहाँ से। 3 दिन उठाएंगे जी। तो राखी बांधने आई कि नहीं, अभी इलाहाबाद जाना है, अभी और उठाएंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है कि निःशुल्क यात्रा, इनके साथ सहयात्री भी थे, इन्होंने भी निःशुल्क यात्रा की है। केसर बाग आ चुके हैं आप, लगभग कितनी महिलाएं आज निःशुल्क यात्रा की हैं आपके पास? लगभग 70 से 80, 2 स्टेप्स में 70 से 80 महिलाओं ने किया है, और वो उनके साथ सहयोगी लोगों ने भी किया है। हाँ जी, फ्री में यात्रा। इनका काउंटिंग कैसे करें? 0 टिकट का? ये 0 टिकट मशीन में एक ऑप्शन आता है, अगर आप 2 लोग हैं तो उसका ऑप्शन आएगा, 0 टिकट कट जाएगा, और उसका ये अगर अकेले हैं तो उसका अलग ऑप्शन है, और 0 का अलग से ऑप्शन है। जी, अगर आप ये देखना चाहें तो आपको हम दिखा सकते हैं जी। ये अगर मान लीजिए हमने ये मड़ियाँव लगा दिया है, और मड़ियाँव से कोई महिला बैठी है यहाँ पे कैसर बाग के लिए, और ये रक्षाबंधन फ्री टिकट ये वाला है। इस पे हमने क्लिक कर दिया, ये 13 रुपये लिख के आ गया। यहाँ पे आपका पे बाई कैश आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप अकेले हैं तो ये वाला, अगर आपके पास को पैसेंजर साथ में है, अगर आपने इस पे दबा दिया तो आपके 2 टिकट, एक ये 0 बैलेंस का ये आपका निकल आएगा। ये है, आपने देखा सरकार की सुविधा। सरकार ने सिर्फ वर्बली नहीं कहा है, ये टिकट भी कट रहा है, लेकिन मशीन में भी इसकी सुविधा दे दी गई है, जिसकी काउंटिंग चल रही है। आप हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये पीछे तमाम ऐसी बसें खड़े हैं, ये जिसमें महिलाएं यात्रा कर रही हैं, उनके साथ सहयात्री भी यात्रा कर रहे हैं और इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व को लेकर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। आज से 29 तारीख की रात्रि यानी 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा कर दी गई है। कहीं ना कहीं महिलाओं के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। कह तो रहे हैं पैसे नहीं लगेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपना खुशी की बात है भाई, फ्री में जाएंगे आएंगे तो कितना अच्छा योगी भैया ने करवाया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और वो सभी लेडीजों को अच्छा लगेगा, और प्लस पार्टनर भी फ्री है, उससे ज़्यादा खुशी कैसे हो सकती है। महिलाओं के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग उनके साथ हैं। महिलाओं का कहना है कि जिस तरीके से ये सरकार ने कदम उठाया, क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि 29 तारीख के बाद जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा की महिला हैं उनको जो है फ्री बस यात्रा मिलेगी। साथ ही ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं वो अगर तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज इंडिया, नोएडा। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। इस अवसर पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। हम इस समय उस जगह पर हैं जहां पर तमाम दुकानें लगी हुई हैं। रक्षाबंधन के लिए तमाम तरह की राखियां यहां पर उपलब्ध हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस किस तरह की इस बार राखियां चल रही हैं और क्या उत्साह है माताओं बहनों में, और क्या कह रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहले कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं कि इस बार तमाम प्रकार की राखियां जो है बाजार में है। किसी पर ओम लिखा है, तो कोई चांदी के रूप में है, तो कई धागे की भी राखियां हैं जिस पर आप देख पा रहे होंगे कि ओम है, स्वास्तिक बना हुआ है। अब चलिए आप बात करते हैं। बहन जी किस तरह की राखी आपको पसंद आ रही है? राखी पसंद आ रही है, सभी राखी पसंद आ रही है। अच्छा, क्या देख रही हैं, किस तरह की खास आपकी चॉइस है? जो अच्छी लगेगी वही खरीदेंगे। वैसे तो देखो अच्छी लग रही है सारी राखी। अच्छा, राखी कुछ महंगाई तो नहीं लग रही है आपके पास? महंगी तो है ही। महंगी है। चलिए हम दुकानदार से बात करते हैं। भैया, ये राखी आपके यहाँ भी बनाई जाती है क्या? ये सारी राखियाँ हम खुद बनाते हैं। आप स्वयं बनाते हैं? जी, तो हमारे घर पे सारे लोग राखियाँ बनाते हैं। अच्छा, इस बार कौन सी राखी सबसे ज्यादा बिक रही है? इस बार ये चंदन राखी है, मेटल राखी है, ये सारी ये सब रेगुलर स्टोन वाली राखी है, क्रिस्टल, यही सब बिकती है अपने पास। अच्छा, ये सब आपके द्वारा बनाई जाती है? जी, सबको पसंद आती है? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा हमारे पास यही बिकती है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन के पर्व में भाई बहनों के रिश्तों का एक विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। रायपुर में एक मुस्लिम परिवार है जो करीब 3 दशकों से राखियां बनाने का काम कर रहा है। यह परिवार एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जो धर्म से ऊपर उठकर भाईचारे का, सामाजिक सद्भाव की एक ऐसी अनोखी कहानी को बता रहा है। रक्षाबंधन का पर्व है, ऐसे में यह पर्व बहुत ही कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पर्व में एक रिश्ते की जो डोर होती है, इस डोर को बनाने का जो मिसाल है दानिश आलम, जो कि धर्म समुदाय से भी ऊपर उठकर पूरे देश में एक अलग ही मैसेज देने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दानिश आलम मौजूद हैं, उनसे हम सीधे की बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से जो जात पात से ऊपर उठ करके आपने एक मिसाल पेश की है, इसे कैसे देखते हैं और कैसे इस चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे?
मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जात पात कुछ होता है तो एक इंसानियत होता है, और कोई हिंदू कोई मुसलमान होने से पहले एक इंसान होता है। आपसी में भाईचारे के साथ रहते हैं, अच्छा लगता है। मैं इस त्यौहार को बहुत पाकीज़गी से मनाता हूँ अपनी बहनों के साथ, और बहुत खूबसूरत ये त्यौहार है। और इसी त्यौहार को खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं कि अपने ही घर पे अपने ही तरीके से होममेड राखी बना के कस्टमरों को और अपनी प्यारी बहनों को प्रोवाइड करा सकूं। जैसे कि कितने सालों से ये बनाते आ रहे हैं आप लोग? मुझे हो गया है 35 साल। मेरे पापा इस काम को शुरुआत करे थे और उनके जाने के बाद इस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और हमारा पूरा परिवार 12-13 लोग का परिवार है जो घर पे ही राखी बनाता है 3-4 महीने से, और उसके बाद 15 दिन 20 दिन अपन सेल करने के लिए लगाते हैं। तो जैसे कि राखी सिर्फ आप राखी बनाते नहीं है, राखी का पर्व भी मनाते हैं? हाँ, मैं राखी का पर्व भी मनाता हूँ, बहुत बाखूबी और अच्छे से मनाता हूँ, बहुत ही खुशी मनाता हूँ। उस दिन मेरे घर में छुट्टी रहता है, दुकान कुछ नहीं रहता है। सभी बहनें आती है, 4-5 बहनें हैं मेरी, आती है, रक्षाबंधन मनाती है, बांधते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, दुआ देते हैं, और उसके बाद हम लोग जब डिनर या लंच जो भी होता है सब एक साथ खा के फिर अपने अपने घर जाते हैं। इसी पूरे मामले को देखते हुए आपके समाज में क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है? मेरे समाज में बहुत लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं अच्छी बात है, दानिश भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बोले, और बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। और हम भी चाहते हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब हो भाई भाई, कोई ऐसा नहीं कि तू हिंदू है तू मुसलमान है। और मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, जो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं होली मनाता हूँ, दिवाली मनाता हूँ, रक्षाबंधन बाखूबी बहुत खूबसूरत त्यौहार है। रक्षाबंधन भाई बहनों का एक पवित्र रिश्ता है, और इस त्यौहार को मैं बहुत अच्छे से मनाता हूँ। अंत में पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अभी जो भारत में जो हमारी यहाँ की छोटी भाई बहनों या माताओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा सरकार से आवाज़ उठाए, इस चीज़ को ना हो, ताकि बहुत दुख होता है देखते हुए। और हम ऐसा कुछ सिस्टम अप्लाई करते हैं जिसमें ऐसा सोच पैदा ही ना हो कि किसी के साथ दुष्कर्म हो। ठीक है, दानिश ने अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, देश के माँ बहनें जो सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरीके से जो अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इसे लेकर के भी सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन रक्षाबंधन का यह पर्व है, राखी का पर्व है, इस डोर को बनाने में जो आलम है, जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं लंबे समय से करीब 35 सालों से यह काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। राखियों के इन रंगों में सिर्फ धागे या मोतियों की चमक नहीं है, बल्कि एक भाईचारे का संदेश भी छिपा है। ऐसे में दानिश आलम का परिवार इस परंपरा को लगातार दशकों से आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि इस भाईचारे की मिसाल ने एक अनोखी कहानी को दिखाया है, दर्शाया है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं शंकर, न्यूज़ इंडिया, रायपुर। यशोदा के